Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 6 मार्च 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नावा शेवा पोर्ट को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नीचे ऑप्शन के अंदर 4 चीज़ें आपको दी गई हैं दोस्तों। तो इन चारों में से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास में इक्वल पावर्स हैं? ऑप्शन नंबर ए, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, या ऑप्शन नंबर बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑप्शन नंबर सी, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, या ऑप्शन नंबर डी, मेकिंग कट मोशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री की हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। और ये जो पूरा टॉपिक होने वाला है ये कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट अपना रोल निभा सकता है। कैसे? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो देश है ना, इसका लोकेशन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं हैती की। तो हैती जो कि एक कैरिबियन नेशन है, वहीं पर एक शहर है जिसको बताया जा रहा है कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक शहर। सिचुएशन वहाँ पे बहुत गंभीर हो रही है, इमरजेंसी लागू हो चुकी है, प्लस जो गृह युद्ध है उसके पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। जैसा आप देख पाओगे, द हिंदू परसों से लगातार आर्टिकल पब्लिश कर चुका है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हैती के अंदर में बहुत ज़्यादा हिंसा भड़की हुई है। हैती सरकार ने अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है कि भाई हम यहाँ पे 3 मार्च से लेकर 6 मार्च तक इसको यहाँ पर इमरजेंसी के तौर पर रखने वाले हैं देश में। उसके बाद आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो आगे इसको और ज़्यादा एक्सपैंड भी किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे सिचुएशन और भी ज़्यादा यहाँ पर गंभीर नज़र आएगी, जिसमें मेंशन किया जा रहा है कि जो हैती के अंदर में बहुत गैंग्स प्रेजेंट हैं आज के समय पर, उन्होंने जो एयरपोर्ट्स वगैरह है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। दूसरी बात दोस्तों, वो जो गैंग्स हैं उन्होंने सरकारी संस्थाओं के ऊपर में लगातार अटैक्स करे हैं। उन अटैक्स के बाद में जेल में से जो बाकी सारे कैदी उनको छुड़ा लिया गया है। लगभग 4000 के आसपास जो कैदी हैं वो जेल तोड़कर भाग गए हैं। ये पूरा सिनेरियो हैती में आपको नजर आएगा। नाउ अब इन सब चीज़ों को डिटेल से समझने से पहले लोकेशन हमने पता होना चाहिए कि आखिरकार जो हैती है ये एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पर है। तो दोस्तों जब आप लोग मैप को देखते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आएगा यूएस, ठीक है। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ये हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ना, ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका। अब इसके बीच में अगर आप देखोगे तो कैरेबियन सी आता है, और कैरेबियन सी में बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज प्रेजेंट हैं, जिसको हम कैरेबियन नेशंस के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर दोस्तों आपको एक छोटा सा कंट्री नजर आएगा हैती, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके आसपास कई सारी और भी छोटी आइलैंड कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे बराबर में क्यूबा है, इधर वेस्टर्न साइड में डोमिनिकन रिपब्लिक है, देन नीचे यहाँ पर जमाइका है, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोकेशन है वो आपने ध्यान में रखना होगा। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पर थोड़ी और डिटेल्स की बात करते हैं कि सिनेरियो इतना ज़्यादा गंभीर क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों ये जो कैरिबियन देश है हैती, यहाँ की सरकार ने अभी जो इमरजेंसी की घोषणा की थी स्टार्टिंग में, वो 72 घंटे के लिए की थी। और इन्होंने बोला अगर सिचुएशन गंभीर रही तो इस आपातकाल स्थिति को हम आगे और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब शुरुआत क्यों होती है, ये सब चीज़ों का रीज़न क्या है? दरअसल होता यह है कि 29 फरवरी को देश में जो मौजूद क्रिमिनल गैंग है उन सब गैंग ने मिलकर पहले इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद में सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे हमला करना शुरू किया, और साथ ही साथ में जेल पर हमला करना शुरू किया, जिसके बाद
जेल को तोड़ा गया और जेल में से लगभग 4,000 कैदी फरार हो गए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब ये कैदी थे, इनके पास में आपको वेपन्स देखने को मिलेंगे, जैसे एक गैंग लीडर यहाँ पर, ये आपको फोटो दिख रहा होगा, बारबेक्यू यहाँ पर इसका नाम है। तो इनके पास में हथियार भी थे, जिसको लेकर इन गैंग लीडर्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचाई। दुकानों में, घरों में तोड़फोड़ करना यहाँ पर शुरू किया। और ये जो हिंसा है ये इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई कि पिछले 2 दिनों में लगभग 12 लोगों की मौत भी इसमें हो गई है। अब क्वेश्चन ये है, आखिरकार ऐसा क्यों? कोई तो कारण होगा। तो दोस्तों, हिंसा की जो वजह बताई जा रही है ना, उसमें बोला यह गया है कि हैती के जो प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी, इनकी विदेश यात्रा है। अब विदेश यात्रा मेन कारण बन गई, कैसे? तो दोस्तों, यहाँ पर हैती के जो ये प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये रिसेंटली एक देश में विजिट करते हैं, कीनिया में। कीनिया में जाकर यहाँ पर वो बात करते हैं कि भाई हम अपने देश की सिक्योरिटी के लिए मल्टी नेशनल सिक्योरिटी फोर्स को हैती में तैनात करेंगे। ऐसे कुछ डिस्कशंस करके आए होंगे कीनिया के साथ में। अब यही जो विजिट है दोस्तों, वो इन गैंग लीडर्स को, क्रिमिनल गैंग्स को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी और इस विजिट से यहाँ पर ये नाखुश हुए, जिसके बाद इन सब लीडर्स ने मिलकर हैती के प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग की। भाई आप इस्तीफा दो, और इस्तीफा नहीं दोगे तो ऐसे यहाँ पर दंगे होंगे, जिसके बाद दोस्तों ये जो हिंसा है वो खतरनाक तरीके से भड़क गई। तो हाल ही में ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें इसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो ये बेसिक चीज़ें ज़रूर से आपने पता होनी चाहिए, स्पेशली लोकेशन। ठीक है, आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। दोस्तों, आपको पता है कि जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर हम ऑल इन वन वीडियोज़ को बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ आपको कवर करवाई जाती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो आप यूपीएससी के लिए जब प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको यहाँ पर कुछ सोर्सेज पढ़ने होते हैं कि भाई द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, लेकिन कई बार आप देख पाते हो कि सर आर्टिकल्स दोनों में कभी कभी अलग आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट आते हैं। अभी द हिंदू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पब्लिश हो रहे। फॉर एग्जांपल आज का अखबार अभी मैं आपको विजिट करवाऊंगा आगे, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें आ नहीं रही हैं, तो क्या करें? तो दोस्तों अलग अलग सोर्सेज से कवर करना शुरू करो, क्योंकि ऑल ओवर द अगर आप पूरा सिचुएशन देखोगे तो यूपीएससी ऐसा नहीं केवल एक जगह से पूछेगा, वो करंट अफेयर्स पूछेगा। अब करंट अफेयर्स में अलग अलग चीज़ें आती हैं, अलग अलग सोर्सेस आपने इंक्लूड करने होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जिन भी टॉपिक से रिलेटेड होगा तो उसने आपने पढ़ना ही होगा, चाहे वो किसी भी तरफ मिले। तो इसके लिए अब आपको भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये वीडियो यहाँ से देख लूँ, ये वाला सोर्स रह गया मेरा, ये रह गया। हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो शॉर्ट न्यूज़ हो, वेरी शॉर्ट न्यूज़ हो, लॉन्ग न्यूज़ हो, एडिटोरियल्स हो, मेंस क्वेश्चन हो। हाँ, क्वेश्चंस में थोड़ी दोस्तों यहाँ पर चूक हो जाती है, कभी क्वेश्चन लगा पाता हूँ, कभी नहीं लगा पाता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। बट कोशिश ये है कि क्वेश्चन मैं लगा सकूं, तो कल से परसों से जो भी हम ट्राई करेंगे कि मैं रेगुलर बेसिस पर आपको क्वेश्चंस दे सकूं। ठीक है, वैसे आपको मिलते हैं क्वेश्चन, डोंट वरी, बट मैं रेगुलर नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि इन वीडियो को प्रेजेंट करने में, इसमें कंटेंट इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये टॉपिक आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन्ड है, लेकिन ये टॉपिक सीधा सीधा हमारे सिलेबस से लिंक होता है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुआ क्या, 5,000 साल पुरानी जो यहाँ पर कॉपर एज की कुछ चीज़ें हैं जो अभी इटली के अंदर में डिस्कवर की गई हैं, जिसको लेकर अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, और मैं मानता हूँ कि ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी पब्लिश हुआ है। तो बात आती है यहाँ पर सीधा सीधा कॉपर एज की। यहाँ पर डायरेक्टली आपने सिलेबस के पर्सपेक्टिव से जानना होगा कि ये कॉपर एज था क्या, क्यों आज इसके यहाँ पर इतने इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशंस किए जा रहे हैं। तो न्यूज़ यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। इटली के अंदर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की है। लगभग 5,000 साल पुराने के जो सेमेट्रीज है वो यहाँ पर दोस्तों जो कॉपर एज सोसाइटी से बिलोंग किया करते थे उनको डिस्कवर किया है, जिस वजह से चर्चाएं हो रही हैं। नाउ चलो डायरेक्टली मैं आपको थोड़ा सा कॉपर एज के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये हमारा केवल और केवल खबर है। तो ये जो खबर होती है, जो न्यूज़ होती है, एग्जाम में इतना हेल्प नहीं करेगी। एग्जाम में हेल्प क्या करेगा, इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा, क्योंकि ये तो हो गया आपका करंट इशू। अब आपने क्या करना होगा, इसी करंट इशू को अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ में लिंक करना होगा। तो वो स्टैटिक पोर्शन आपका अब यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो जब बात करते हैं दोस्तों हम कॉपर एज की या फिर कैलकुलेटिक टाइम पीरियड की, तो ये वो पीरियड है जो आज से लगभग 5,000 साल से लेकर 2,000 साल पुराना है। ठीक है, 5,000 से 2,000 साल पुराने टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है अलग अलग रीजन के बेसिस पर। अब जो ये कॉपर एज था ये एक ट्रांजिशनल फेज था। कैसे, पहले भी अगर आप देखोगे स्टोन एज से कॉपर एज में आए, है ना। यहाँ पर जो भी लोग थे स्टोन एज के समय पर उन्होंने पत्थरों से अलग अलग टूल्स बनाने स्टार्ट किए, है ना। आप देख पाओगे पत्थरों से कई सारे हथियार बनाने यहाँ पर स्टार्ट किए। ये देखोगे फिनिश हैंड एक्स यहाँ पर तैयार किया गया। तो ये सब काम पत्थरों से किया जा रहा था।
तो वो स्टोन एज कहलाता था। फिर स्टोन एज से सीधा सीधा यहाँ पर बदलते बदलते आ गए कॉपर के पास में। इनको कॉपर मिला, कॉपर से दोस्तों टूल्स बनाने स्टार्ट किए, देन ये कॉपर एज कहलाया। फिर कॉपर एज से भी आगे जाते हैं ब्रॉन्ज एज में, जब यहाँ पर ब्रॉन्ज मिलता है। अभी उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो कॉपर एज के बारे में कुछ समझ में आया, यानी कि हम लोग कॉपर की बात कर रहे हैं। कॉपर से इन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट किए थे, उस समय पर वेपन्स वगैरह कॉपर से बनाए जा रहे थे, और भी कई सारी जगह पर कॉपर्स का इस्तेमाल हो रहा था। तो कॉपर एज के फीचर्स आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी या मेंस में भी, लेकिन इंटरव्यू में भी देख सकते हैं। तो अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल रहेगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल सी बात है। जब बात करते हैं फीचर्स की दोस्तों, तो कॉपर का इस्तेमाल उस समय के लोगों ने स्टोन टूल्स के साथ में शुरू किया। पहले तो केवल पत्थर से अपने टूल्स, अपने हथियार बना रहे थे, बाद में इनको कॉपर मिला तो कॉपर का यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कॉपर का यूज़ तो कर ही रहे थे वो टूल्स बनाने में, उसके साथ साथ और भी सारे डेवलपमेंट्स उस एज में देखने को मिले। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है ना, लंबे लंबे डिस्टेंस पर व्यापार करना शुरू किया गया। तो कॉपर एज में थोड़ा सा जो डेवलपमेंट है वो हमने देखा। फिर उसके बाद में जो फार्मर्स हुआ करते थे उस समय पर, वो अपने घर में एनिमल्स को पाला किया कर रहे थे, ठीक है, जिसमें यहाँ पर गोट्स, जो बकरियाँ हैं, भेड़ हैं, कैटल हैं, पिग्स हैं, इनको पाला करते थे। फिर उसके बाद में इसी कैलकुलेटिक पीरियड में जो फार्मर्स हुआ करते थे उन्होंने कुछ फसलें उगानी शुरू की। अब उन फसलों में स्पेशली आप देख पाओगे बारले है, वीट है, पल्सेस है, इनको यहाँ पर ग्रो किया। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उस समय के पीरियड का एक पॉटरी है, इस तरीके का मटका, ठीक है। ये एक पेंटेड पॉटरी है जिसको बोलते हैं पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी। ये उस समय पर बहुत ज़्यादा प्रमुख तौर पर देखने को मिला करती थी। और लगभग उसी टाइम पीरियड में, वही हम बात कर रहे हैं 5000 से 2000 साल पहले की, तो उस कैलकुलेटिक समय पर जो फार्मर्स हैं वो अपने घर वगैरह बनाते हैं, और जो हाउस वो कंस्ट्रक्ट किया करते थे वो ईंटों से, स्टोन से, स्पेशली जो पत्थर हो गए या मड ब्रिक्स हो गई, है ना, उनसे यहाँ पर तैयार किया करते थे। और अगर आप घर बनाने का तरीका देखोगे उस समय पर, तो उनका जो पैटर्न है वो एक चेन बिल्डिंग की तरह चलता था। जैसे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हुआ करता था और आपस में घर एक दूसरे के घर से कनेक्टेड हुआ करते थे, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे आर्कियोलॉजी के बेसिस पर, तो कॉपर एज वही समय था जब हमने बैटल्स, वॉरियर्स, बरियल्स, इन सब चीज़ों की यहाँ पर शुरुआत होती हुई देखी, है ना। बड़े बड़े यहाँ पर कह सकते हो हत्याकांड होने शुरू हुए, बैटल्स होने शुरू हुए, इन सब चीज़ों का यहाँ पर कह सकते हो कि राइज हो रहा था कॉपर एज में। फिर जब कॉपर एज समाप्त हुआ, ठीक है, ये जो कॉपर एज समाप्त हो रहा था, कैसे समाप्त हुआ? जब जो लोग थे उन्होंने ये पाया कि खाली कॉपर से हथियार बनाना भी सही नहीं है। अगर हमें कॉपर की मजबूती को और बढ़ाना है तो उस मजबूती को बढ़ाने के लिए कॉपर में टिन मिला दो। कॉपर और टिन को जोड़ देंगे तो उसकी ताकत दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कॉपर में जब टिन मिलाया गया, इसको मोर ड्यूरेबल मेटल बनाया गया, उसके बाद यहाँ पर कह सकते हो यहीं से ब्रॉन्ज एज की शुरुआत होती है। तो कॉपर एज यहाँ पे समाप्त होता है, यहीं से ब्रॉन्ज एज यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप प्लीज़ ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ना आर्टिकल नंबर 2, यहाँ पर बात हो रही है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में इस टॉपिक को पब्लिश किया गया है। ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात हो रही है वार्मिंग अप टू क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आपने कई बार कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। आज हम इसको समझेंगे कि कार्बन कैप्चर स्टोरेज क्या होता है। अगर आप देखोगे दुनिया भर में जो कार्बन एमिशंस है वो लगातार हो रहे हैं, पॉल्यूशंस हो रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर की कंट्रीज़ क्या सोच रही हैं कि भैया क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके, जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है इसको रोका जा सके, गर्मी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज तभी तो कंट्रोल होगा जब हम कार्बन एमिशंस कम करेंगे। लेकिन कार्बन एमिशंस कम हो ही नहीं रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ लगातार बढ़ रही हैं, लगातार यहाँ पे कार्बन रिलीज़ कर रही हैं। तो वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो दोस्तों जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन बन रहा है उस कार्बन को सही से ज़मीन के अंदर में स्टोर कर देना परमानेंटली। इससे क्या होगा? एटमॉस्फेयर से कार्बन खत्म होगा, ज़मीन के अंदर उसको स्टोर कर देंगे। वही टेक्नोलॉजी कार्बन कैप्चर स्टोरेज कहलाता है। अब ये काम कैसे करता है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये न्यूज़ में क्यों है? पहली बात, खबर क्यों चर्चा में है? तो जर्मनी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये क्या करेंगे, इसी प्रकार का जो कार्बन कैप्चर है इसको ये अलाउ करेंगे, स्पेशली समुद्र वाले रीजन में। समुद्र के अंदर जो स्पेशली बेडरॉक होता है, नीचे जो तला है, वहाँ और ज़्यादा गहराई में जाकर ये कार्बन को स्टोर करने वाले हैं।
ठीक है, चलिए अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो ये जो कार्बन कैप्चर स्टोरेज है, ये क्या करेगा, ये हमारे कार्बन एमिशंस जो हो रहे हैं, CO2 एमिशंस जो हो रहे हैं, इनको ट्रैप करेगा। इनको इकट्ठा करने के बाद में पृथ्वी के अंदर ले जाकर, यानी धरती में, स्पेशली यहाँ पर जो हमारी ज़मीन है उसके अंदर ले जाकर वो स्टोर कर देगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भैया, कार्बन कैप्चर स्टोरेज का जो मतलब है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको यहाँ पे रिमूव करना। हम अपने एटमॉस्फेयर से इस कार्बन को रिमूव कर रहे हैं। अब वो रिमूव करने का तरीका समझो दोस्तों। ये आप देखोगे हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं, यही प्लांट्स एमिशंस कर रहे हैं, पोल्यूशंस पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब एमिशन को, इन सब पोल्यूशन को, जो ये कार्बन यहाँ से रिलीज हो रहा है, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर लिक्विड कार्बन को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इन जहाज़ों से। ठीक है, जो हमारे जहाज़ हैं वहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट करने के बाद में ले जाकर जो हमारा प्लांट लगा हुआ है समुद्र के बीच में या किनारे, उस प्लांट के माध्यम से उस कार्बन को ले जाकर हम सीधा जो हमारा एक परमानेंट स्टोरेज होगा, स्पेशली यहाँ पर डीप वाटर्स में, ज़मीन के अंदर ले जाकर हम उसको स्टोर कर देंगे। परमानेंटली ले जाकर यहाँ पे उस कार्बन को उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, जो हमारा ये एटमॉस्फेयर था, यहाँ से कार्बन कम हुआ और परमानेंटली हम लोगों ने इस जगह पर इस कार्बन को फिट कर दिया। ठीक है, तो कार्बन एमिशन इससे कंट्रोल हो सकता है। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। अब यहाँ पर अगर आप प्रोसेस देखोगे तो 3 स्टेप का प्रोसेस हमको देखने को मिलता है। जैसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना, इसको इकट्ठा करना जो कि प्रोड्यूस हो रहा है इंडस्ट्री से। देन उसके बाद में क्या करना, इसको ले जाकर ट्रांसपोर्ट करना, यानी रास्ते से ले जाकर इसको ले जाकर स्टोर कर देना ज़मीन के अंदर। तो ये इसका 3 स्टेप प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, अब इसमें टेक्निक्स भी 3 होती हैं दोस्तों। अलग अलग तरीके भी हैं कार्बन को स्टोर करने का। एक तरीका होता है इन पोस्ट कंबशन, दूसरा है प्री कंबशन और तीसरा है इन ऑक्सी फ्यूल कंबशन। ज़रा ये कैसे काम करते हैं, टेक्निक्स के बारे में जान लेते हैं। पहली टेक्निक, इन पोस्ट कंबशन। दोस्तों ये जो कार्बन है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फॉसिल फ्यूल जो होता है ना उसमें से रिमूव करेंगे। लेकिन फॉसिल फ्यूल को जलाने के बाद, ये देखोगे पोस्ट कंबशन लिखा है, पोस्ट यानी कि जो फॉसिल फ्यूल से कोयला वगैरह है, इससे कार्बन रिलीज होगा। लेकिन कोयले को पहले हम पूरी तरह से जला देंगे। ठीक है, फिर एक केमिकल सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे जिसके बेसिस पर कार्बन को सेपरेट किया जाएगा। देन उसके बाद में इसको कैप्चर करने के बाद में ट्रांसपोर्ट कर कर हम ले जाकर पृथ्वी के अंदर या ज़मीन के अंदर स्टोर कर देंगे। तो ये तो हो गया पोस्ट कंबशन। एक होता है प्री कंबशन। इसमें क्या होता है, इसमें फॉसिल फ्यूल को जलाने से पहले ही, ठीक है, जो हम फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं उसको जलाने से पहले ही कार्बन को उसमें से रिमूव कर दिया जाएगा। कहोगे ये कैसे? तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल होता है ना, इनको थोड़ा बहुत जलाया जाता है एक गैसीफायर में, ताकि इनसे सिंथेटिक गैस बनाई जा सके। तो वहीं पर हाथ जब जलेगा तो उससे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को उसमें से कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, और कैप्चर करने के बाद में यहाँ से हम इसका अगेन उसको इस तरीके से स्टोर कर देंगे। अब जो ये मेथड होता है ना, इसमें हाइड्रोजन भी जनरेट होती है, लेकिन हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोजन हमारे काम की है, कार्बन काम का नहीं। तो कार्बन को स्टोर करके ले जाकर कह सकते हो हम ज़मीन के अंदर में दबा देंगे। फिर बात आती है यहाँ पर तीसरा टेक्निक, वो है इन ऑक्सी फ्यूल कंबशन। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी फॉसिल फ्यूल है इसको हम जलाते हैं ऑलमोस्ट कह सकते हो ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, प्योर ऑक्सीजन में दोस्तों यहाँ पर इन फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं हम। जब इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे तो इससे क्या होगा, कार्बन प्रोड्यूस होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा, वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा। तो वो जो वाटर है इसको यहाँ पर कंडेंस किया जाएगा कूल करके लिक्विड फॉर्म में। देन उसके बाद में इसमें से जो कार्बन है वो सेपरेट किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा और ले जाकर फिर वापस से, जैसे मैंने बताया, वो प्रोसेस जो आगे का हम अपनाते हैं वैसा सारा काम हो जाएगा। तो ये 3 अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब इन तीनों मेथड्स में से जो लास्ट वाला मेथड है ऑक्सी फ्यूल कंबशन, ये सबसे एफिशिएंट है, ये माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कैप्चर के बाद में कार्बन को हम एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कंप्रेस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, देन उसके बाद में सूटेबल जगह पर ले जाकर उसको स्टोर कर देते हैं। क्लियर, इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई दोस्तों। तो कोई भी चीज़ होगी आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा भी हमने यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस किया है ना, इससे पहले ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया, तो ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ही पता है। आर्टिकल से ज़्यादा रेलिवेंट है इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा, ये इंपॉर्टेंट नोट्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलती है डेली बेसिस पर इन वीडियोज़ में।
अब इनको स्टोर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इनका दोस्तों प्रॉपरली एक रेडीमेड प्रिंटेड फॉर्म का जो पीडीएफ है वो आपको क्रिएट करके इस ग्रुप में दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप आराम से निकलवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों इस ग्रुप में सारा का सारा जो कंटेंट है आपका सिक्योर रहता है, डेट वाइज पड़ा रहता है, तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर कैसे स्टोर करके रखें, ये वाले इश्यूज़ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। डेट वाइज पड़ा हुआ है कंटेंट, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इस ग्रुप में जो पीडीएफ्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए हैं, तो दोनों एस्पिरेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब दोस्तों ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, इस प्रकार का एक मैसेज कर देना, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप इन चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हो, डेमो वीडियो को देख सकते हो, वहाँ पे चेक कर सकते हो आपको किस तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर कर दिया करो वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिसकी वजह से वीडियो की रीच बढ़ती है, प्लस यहाँ पर मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए एक और टॉपिक, ये भी हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में प्रेजेंट है। बात हो रही है त्रिपुरा का जो ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर है, ठीक है। एक बहुत ही पुराने ज़माने में एक कपड़ा यूज़ किया जाता था जिसका नाम दिया गया रीसा। अभी इसको जीआई टैग मिला है दोस्तों, इस वजह से ये चर्चा में। और आपको पता है डायरेक्टली जीआई टैग जब किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो वो प्रोडक्ट हमारे एग्जामिनेशन के, चाहे वो यूपीएससी हो या वनडे एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रीसा यहाँ पर इस तरीके का दोस्तों आप देख पाओगे एक कपड़ा है। अब इसके बारे में जानेंगे आगे, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, त्रिपुरा से बिलोंग करने वाला दोस्तों एक ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर है, वहाँ पर कई सारी महिलाएं इसको यहाँ पर पहनती हैं, ठीक है। फिर बात आती है इस टेक्सटाइल के बारे में, इस कपड़ा के बारे में, ये कपड़ा है क्या एग्जैक्टली। तो दोस्तों हाथ की बुनाई से इस पूरे कपड़े को तैयार किया जाता है। जो फीमेल है ये कह सकते हो कि अपने अपर बॉडी में यहाँ पर इसको पहनती हैं इस तरीके से, जैसे शॉल वगैरह लिया जाता है ना, कुछ उस तरीके से यहाँ पर इसको पहनती हैं। साथ ही साथ में इससे पगड़ी बनाई जा सकती है ना, एज अ स्टोल यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ये कपड़ा देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे कलरफुल डिज़ाइंस हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कपड़ा है, इसका एक इम्पॉर्टेंस है, इसका एक रिलीजियस इम्पॉर्टेंस भी देखने को मिलता है। जो त्रिपुरी गर्ल्स हैं वो यहाँ पर इसको लंबे समय से पहन रही हैं, ठीक है, इन रीसा को। उसके अलावा जैसे मैंने बोला रिलीजियस इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो रीसा है दोस्तों, इसका इस्तेमाल रिलीजियस फेस्टिवल्स के अंदर किया जाता है, जो अलग अलग पूजाएं होती हैं, गरिया पूजा होता है यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर में, तो उस दौरान यहाँ पर इसको पहना जाता है। वेडिंग्स के दौरान यहाँ पर पहना जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो रीसा है, ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं त्रिपुरा के अंदर में, लगभग 19 कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, सभी में यहाँ पर ये कॉमन है, सभी यहाँ पर पहनते हैं। फिर उसके बाद अगर त्रिपुरा की महिला का पूरा अगर आप अटायर देखोगे, पूरा अगर आप ड्रेस देखोगे तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रीसा, दूसरा होता है रेगनाई और तीसरा होता है रिकुटू। तो ये 3 पार्ट्स में आप देखोगे रीसा क्या है, एक हैंड वोवन क्लोथ जिसको यहाँ पर अपर गारमेंट के तौर पर या शॉल वगैरह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस मैंने आपको बताया। सेकेंड है रेगनाई, ठीक है, इसको यहाँ पर लोअर गारमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा यहाँ पे आप देख पाओगे। फिर है ऋतु को भी यहाँ पर अपने ऊपर रैप कर लिया जाता है, ठीक है, चुनरी के तौर पर, पल्लू के तौर पर यहाँ पर आप उसको रैप कर सकते हो। तो इस पूरे अटायर के अंदर में ये 3 चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। बाकी जो ये पूरा कंप्लीट त्रिपुरी अटायर है, जो पूरा ड्रेस आपको देखने को मिलेगा, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। बोला जाता है जो माणिक्य किंग्स थे, माणिक्य यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, उस समय के राजा जो हुआ करते थे, जिन्होंने त्रिपुरा को रूल किया लगभग 500 सालों तक, ठीक है। उसी दौरान दोस्तों यहाँ पर इस पूरे अटायर का ओरिजिनेशन हुआ था, यानी 15th सेंचुरी से लगभग इस अटायर का पूरी तरह से यहाँ पे कह सकते हो ओरिजिनेशन हुआ है। तो ये थोड़ा सा इसका फैक्चुअल डेटा है जो स्पेशली प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछा जा सकता है, तब आप आराम से जवाब दे पाओगे। चलिए आते हैं एक और टॉपिक पर। ऑल इंडिया रेडियो का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, कई बार आपसे बोला जाता है कि भाई ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है या इसकी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें पढ़नी है।
तो ये खबर भी ऑल इंडिया रेडियो की है, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइव मिंट में भी है, आप खुद चेक कर सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स में भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, हर जगह पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, ये उद्घाटन कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि एक नेवल बेस पर तैयार किया जा रहा है। नेवल बेस बनाया जा रहा है कारवार में, भी मैं आपको बताऊंगा। और ये सारा काम दोस्तों एक प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट सी बर्ड। क्या है प्रोजेक्ट सी बर्ड, कैसे काम करेगा, कैसे भारत की नेवी को और ताकत मिलेगी, हर एक एस्पेक्ट हम यहाँ पर समझेंगे। तो न्यूज़ क्या है, तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये उद्घाटन करने वाले हैं 2 बड़े बड़े पियर्स, 7 अलग अलग टावर्स, प्लस यहाँ पर 320 घर भी होंगे नेवी ऑफिसर्स के लिए। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है कर्नाटका के अंदर में, नेवल बेस बनाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर, करवार पर। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊं तो ये यहाँ पर प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत काम हो रहा है। यहाँ पर यह कर्नाटका है, ठीक है, कर्नाटका में जस्ट किनारे यहाँ पर यह कारवार है, यहीं पर दोस्तों ये नेवल बेस रेडी हो रहा है। ठीक है, अब ये नेवल बेस की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है, लगभग 30 साल पुरानी है। इसका जो फेज़ 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी फेज़ 2 पर काम चल रहा है, और जो ये फेज़ 2 है ये 2025 तक निपट पाएगा, ऐसी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है। चलो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अभी तक का सबसे बड़ा नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है हमारे भारत के लिए। इसमें हम नेवल बेस बनाएंगे कारवार में, जैसे मैंने बोला कर्नाटका के अंदर में। अब बात है इतिहास की, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसको क्यों बनाया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में, 1971 का जो ये पूरा युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश यहाँ पर एक देश यहाँ पर बना था उसके बाद में, है ना, उससे पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो इस पूरे वॉर के तहत भारत ने यहाँ पर सीखा कि इंडिया की जो हमारी नेवी है, भारत की नौसेना को एक नेवल बेस की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि मुंबई हार्बर जो था वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंजेशन चल रहा था, बहुत भीड़ भाड़ थी, हमें एक अलग से पूरा नेवल बेस बनाने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमें समझ में आई 1971 में। फिर उसके बाद में स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो 1985 में जाकर इसकी सोच हम कंप्लीट करते हैं और फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा गया, इसकी नींव रखी गई 24 अक्टूबर 1986 में, उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के थ्रू। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर इस पूरे नेवल बेस की नींव रखी। उसके बाद दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो बनना स्टार्ट हुआ, और जैसे मैंने बोला कि इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट फेज में हमने क्या क्या बनाया, डीप सी हार्बर, ब्रेक वाटर ड्रेजिंग, उसके अलावा टाउनशिप, नेवल हॉस्पिटल, डॉकयार्ड अपलिफ्ट सेंटर, शिप लिफ्ट, इन सब को तैयार किया गया। अब क्वेश्चन यह है ये सारी चीज़ें हैं क्या। अब दोस्तों नेवल बेस में आपको पता ही है ना, मेन चीज़ हमारा क्या है, हम यहाँ पर बना रहे हैं ताकि जो हमारे जहाज़ हैं उसको यहाँ पे हम रोक सकें, उनको खड़ा कर सकें, शिप लिफ्ट कर सकें, है ना, ये सारा काम यहाँ पे हम लोग कर सकें, ये हमारा बेसिकली मेन पर्पस होता है। तो ये काम हो गया। उसके अलावा हमने अलग अलग कह सकते हो जो हमने समुद्र के किनारे जो ये पूरा नेवल बेस तैयार किया ना, नेवल बेस तैयार करते हुए हमने कई सारी जो रॉक्स हैं उससे वॉल्स बनाई ताकि जो समुद्र की वेव्स हैं, जो लहरें हैं, है ना, वो अंदर आके डिस्ट्रॉय ना कर दें पूरे सिचुएशन को, या पूरा जो का पूरा हमारा जहाज़ वगैरह खड़े रहेंगे उनको, है ना। तो ये बेसिकली हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। तो एक बहुत मैसिव प्रोजेक्ट है ये, जिसमें हमारे पास में कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। सी लिफ्ट फैसिलिटी हमारे देश में है, प्लस यहाँ पर ट्रांसफ़र सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो सबमरीन जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनको हम खड़ा कर सकें वहाँ पर, अपने जहाज़ को वहाँ पर खड़ा कर सकें, वहाँ से निकाल सकें, उसका एंट्री एग्जिट पोर्शन, हर एक चीज़ यहाँ पर तैयार की गई। हम अपना यहाँ जो कह सकते हो कि वॉरशिप्स हैं, स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको वहाँ पे खड़ा कर सकें। इस प्रकार का नेवल बेस रेडी हो रहा है। तो मेन काम जो है वो समाप्त हुआ। अब बात है फेज़ 2 की। तो फेज़ 2 जो है दोस्तों वो INS कदम्बा का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो INS कदम्बा जो को फेज़ 2 है वो 2011 में शुरू होता है, और INS कदम्बा जो है ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा नेवल बेस है। ध्यान रखना, इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर ये नेवल बेस होता है, जहाँ पर नेवी की सारी रिक्वायरमेंट्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर एक साथ में मिल जाएंगी। ठीक है, कभी भी ज़रूरत हो हम तुरंत यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक जो है दूसरा है वो है INS वज्रकोश, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है INS कदम्बा जो है वो अभी तक इंडिया का एक लार्जेस्ट नेवल बेस माना जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई 2011 में। फेज़ 2 में हम क्या कर रहे हैं, INS कदम्बा को ही तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस फेज़ को भी 2A और 2B के अंदर में बांट दिया गया। हमारा मेन मकसद है हम अपने बड़े बड़े जहाज़, लड़ाकू जहाज़ को खड़ा कर सकें, ये पूरी फैसिलिटीज़ वहाँ पर बना रहे हैं। नया नेवल एयर स्टेशन यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अभी तक का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा।
ये इंडिया का होगा। वैसे दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा नेवल बेस अमेरिका के पास में, ठीक है। हमारे इस नेवल बेस में ये ताकत होगी कि 32 लड़ाकू जहाज वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, 23 सबमरीन को हम खड़ा कर सकते हैं, प्लस जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो जगह है वो बनाई जाएगी, ठीक है। ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। तो इतनी बात ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जो कि अगेन प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है, डायरेक्टली आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर में मेंशन्ड है। बात हो रही है एक इंडेक्स की। आपको पता होगा चाहे वह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो, ऐसे कई सारे इंडेक्स हो जिसको लेकर यूपीएससी डायरेक्टली प्रश्न पूछ चुका है, डायरेक्टली। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड बैंक्स लीगल जेंडर गैप इंडेक्स की। तो दोस्तों इस इंडेक्स के अंदर में जो कि बेसिकली जेंडर गैप को दिखाता है, महिलाओं और पुरुष में कितना ज़्यादा यहाँ पर अभी भी गैप है, उस चीज़ को दर्शाता है। तो वर्ल्ड बैंक दोस्तों इस इंडेक्स को रिलीज करता है। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक इस इंडेक्स को रिलीज करता है। इसका बेसिक नाम है वेमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में 190 देशों में से 113 रैंक भारत की देखने को मिल जाती है। हालांकि रैंक थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स में अब की बार रैंक इंप्रूव हुई। तो ये जो वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है दोस्तों, ये क्या मापने का काम करता है? ये मेजर करता है महिलाओं की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर पुरुष को बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं, क्या महिलाओं को ही मिल रहे हैं? इसको लेकर जो इक्वल राइट्स हैं मैन और वेमेन के बीच में, जो इनके हक हैं, अधिकार हैं, वो इक्वली तरीके से ट्रीट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, 8 एरियाज़ को कवर किया जाता है भाई। वर्क प्लेस को लेकर, पेमेंट को लेकर भाई कितनी इक्वालिटी है, मैरिज को लेकर, पेरेंटहुड को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट्स, पेंशन, इन सब चीज़ों को लेकर कितनी इक्वालिटी है इन दोनों के बीच में। ये सब चीज़ों को चेक करने के बाद में इस इंडेक्स को रेडी किया जाता है। फिर बाद में यहाँ पर ये डेटा हमको बताता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में कि कितने लेवल पर समानताएं हैं। इसको लेकर इन्होंने पूरा इंडेक्स तैयार कर दिया। और 2024 का जो ये इंडेक्स है ये 10वां एडिशन है, ध्यान रखना। और दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो क्या कोई कंट्री ऐसा था जिसका सबसे बढ़िया स्कोर आया कि बिल्कुल जेंडर गैप वहाँ पर नहीं है? ऐसा कोई देश नहीं है दोस्तों। किसी भी कंट्री का फुल स्कोर यहाँ पर नहीं आया है इस न्यू इंडेक्स के अंदर में। कहने का मतलब है दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर महिलाओं के पास में इक्वल राइट्स हों एज कम्पेयर टू दी मेन। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो रैंकिंग है हालांकि वो थोड़ा सा इंप्रूव हुई है। 190 देशों में से 113 के आसपास ये रैंकिंग देखने को मिली। तो इंडियन वेमेन जो हैं, जो पुरुष के पास में लीगल राइट्स हैं, उसके 60% राइट्स महिलाएं भी यहाँ पर आज के समय पर एंजॉय कर रही हैं, वो यहाँ पर बताया गया। हालांकि अगर आप दुनिया भर का एवरेज निकालोगे तो उससे थोड़ा सा कम है, बट सिचुएशन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। क्लियर। चलिए आगे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यह भी हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है अगेन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है अदिति स्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस अदिति स्कीम का मेन मकसद क्या है? जो हमारे क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक डिफेंस है, ठीक है, स्पेशली डिफेंस लेवल में टेक्नोलॉजी को लेकर काम करना, डिफेंस सेक्टर में नए नए आविष्कारों को प्रमोट करना, ये एक मेन पर्सपेक्टिव है अदिति स्कीम का। तो इस स्कीम के तहत जो भी हमारे स्टार्टअप्स होंगे, जो एलिजिबल होंगे, उनको सपोर्ट दिया जाएगा। 25 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो हमारे इस डिफेंस सेक्टर के अंदर में रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर काम करें, नए आविष्कार करें। इसके लिए दोस्तों इस अदिति स्कीम को लेकर आया गया है, जिससे जो नए नए बिजनेसेस हैं, नए नए स्टार्टअप्स हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो खबर ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं इस खबर के बारे में या इस स्कीम के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अदिति है इसकी अपने आप में एक फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। तो ये एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसका मेन मकसद है डिफेंस टेक्नोलॉजीज के अंदर में नए नए आविष्कार करना। इसका मेन मकसद है कि भाई लगभग 30 अलग अलग टेक्नोलॉजीज, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर तैयार करके सामने लेकर आना। अब एलिजिबिलिटी क्या है? इस स्कीम के तहत डिफेंस सेक्टर में काम कर रही जो कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, बेसिकली जो एलिजिबल होंगी उनको 25 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन कर सकें डिफेंस टेक्नोलॉजी में। सवाल यह है कि कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना है, कितने समय के लिए इस स्कीम को लाया गया? क्योंकि हर स्कीम का कोई ना कोई समय होता है। तो इसको 2023 से 2026 तक यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। 750 करोड़ रुपया दोस्तों यहाँ पे खर्चा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा
क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि अदिति स्कीम हाल ही में न्यूज़ में थी, ये बताओ कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में इस स्कीम को रखा गया है। क्लियर। इसका मेन मकसद मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब ये जो अदिति का पहला एडिशन है, ये पहला एडिशन है। इस पहला एडिशन में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, डिफेंस स्पेस एजेंसीज, इनके चैलेंजेस के ऊपर में फोकस करने वाले हैं। और यही स्कीम क्या करेगी, जो हमारे यंग इनोवेटर्स हैं, नौजवान लोग जो कि डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, नए आविष्कारों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको और मोटिवेट करेगी। ठीक है, उनको भी यहाँ पर दोस्तों अलग से एक सपोर्ट मिला करेगा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। क्लियर। चलिए आगे आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये टॉपिक भी हमारा जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ये टॉपिक है, जहाँ पर बात हो रही है कई सारे जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं। ओपेक कंट्रीज़ वो हैं जो तेल का उत्पादन कर रही हैं। जैसे आज के समय पर जो बहुत सारी अरब नेशंस हैं, जहाँ पर कच्चा तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जो कच्चे तेल का उत्पादन कर रही हैं, उन सब ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको नाम दिया गया ओपेक। और इसी का एक और वर्जन निकाल दिया जिसका नाम है ओपेक प्लस। अभी मैं आपको दोनों के बारे में समझाऊंगा, डोंट वरी। तो कई सारे जो ओपेक प्लस वाले देश हैं, जहाँ पर बहुत सारा कच्चे तेल का उत्पादन होता है, इन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं कि हम अपने तेल का जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा कट डाउन करेंगे, तेल के प्रोडक्शन को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि तेल का उत्पादन अगर कम होगा तो दुनिया में तेल का शॉर्टेज होगा, और उसी कच्चे तेल से ही तो पेट्रोल डीजल बन रहा है। तो कब गई तो दिक्कत वाली बात है। हाँ, तो तेल का शॉर्टेज होगा तो सिंपल सी बात है भाई, आपने इकोनॉमी के अंदर बढ़ रखा है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई कमोडिटी है, कोई चीज़ है, अगर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत कम हो रही है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो तेल के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए ही यहाँ पर ये जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं, ये क्या कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं तेल के उत्पादन को कट करेंगी थोड़ा सा, जिसको लेकर अभी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की गई है। समझ गए। अब इस न्यूज़ को तो करो साइड में, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा लेना देना हमारे एग्जामिनेशन का नहीं है। लेकिन अब इसके बाद जो स्टैटिक डेटा है वहाँ से कुछ ज़्यादा रिलेशन है। बात करते हैं ओपेक प्लस की। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत सारा कच्चा तेल का उत्पादन करके उनको एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं। तो सिंपल सा कह सकते हो, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है ओपेक। इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, कैसे यहाँ पर ये ग्रुप एस्टेब्लिश हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि जो ये नेशंस हैं, जो ये कंट्रीज़ हैं, ये सब साथ में आती हैं 2016 के एंड में। इन सब ने मिलकर तय किया कि हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। कौन से देश? वही देश जो तेल का उत्पादन कर रहे हैं। और जो ये देश थे दोस्तों, इनका मेन मकसद क्या है कि भाई एक पूरा नेटवर्क तैयार करना, ठीक है, जो पूरा ऑयल का मार्केट, इसके अंदर में एक स्थिरता लेकर आना, ऑयल के मार्केट पर रूल करना। बेसिकली ऑयल के मार्केट में जो प्राइसेस सेट होंगे या जो भी काम होगा, वो सब कुछ यहाँ पर ये ओपेक कंट्रीज मिलकर कर पाएंगी। तो ये जो ओपेक प्लस है, ये क्या करता है, ओपेक प्लस लगभग अगर आप देखोगे दुनिया में जितना भी तेल का सप्लाई होता है उसका 40% यही ओपेक के कंट्रोल में आता है। तो आप इमेजिन करो, समझ गए। तो एक बहुत बड़ा ये ग्रुप कहलाएगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें ओपेक प्लस में है कौन, अच्छा ओपेक नहीं, ओपेक प्लस की बात करें तो इस ओपेक प्लस वाले ग्रुप में है कौन कौन से देश? इसमें है अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान एंड ओमान। ये सारी कंट्रीज ओपेक प्लस में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ओपेक प्लस की बात खत्म हो गई। अब बिना प्लस वाला ग्रुप जो है ओपेक, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, बड़ी देर से हम ओपेक ओपेक कर रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म है कुछ? हाँ बिल्कुल है, फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सिंपल। अब दोस्तों ये जो ओपेक है खुद एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन जहां पर इन देशों की सरकारें मिलकर आपस में वर्क कर रही हैं। ठीक है, कौन से देश? जो सबसे ज़्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस ओपेक का मेन मिशन क्या है? इसका मेन मोटिव है कि भाई जो भी पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, है ना, हमारे पूरे दुनिया भर में, उसको यहाँ पर स्टेबल करके रखना, उन मार्केट प्राइसेस को सेट करना, ये सारा काम इनका है। अब बात आती है फॉर्मेशन की, ये ग्रुप बनता कैसे है। तो दोस्तों ओपेक की शुरुआत होती है, इसको बनाया गया था बगदाद के अंदर, इराक के अंदर, जो यहाँ पर बगदाद है स्पेशली, वहाँ की बात हो रही है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सितंबर 1960 में। 5 देशों ने मिलकर इस एग्रीमेंट को शुरुआत तौर पर साइन किया, जिसमें वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी थी? एक था ईरान, सेकंड इराक, थर्ड कुवैत, फोर्थ सऊदी अरेबिया एंड देन फिफ्थ वेनेजुएला। इन 5 देशों ने मिलकर ये पूरी तरह से एग्रीमेंट तैयार किया। धीरे धीरे करके इसमें मेंबर्स बढ़ते चले गए।
जैसे आज के समय पर इस ओपेक के अंदर टोटल 12 कंट्रीज इसका हिस्सा हैं। वो 12 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अल्जीरिया, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनिया, गेबोन, लीबिया, नाइजीरिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यानी ये एडिशनल कंट्रीज हैं, यानी बाद में ये कंट्रीज इसमें ऊपर वाली 5 में और जुड़ गई। ठीक है, अब बात यह है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के अंदर वीना नाम की जो जगह है वहाँ पर है। लोकेशन ध्यान रखिएगा, कई सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक हमारा अगेन जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी और उससे ज़्यादा जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक मिसाइल के बारे में बात की जा रही है, यार्स मिसाइल। रशिया का एक बहुत ही भयानक या बहुत ही खतरनाक मिसाइल यार्स मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जिससे रशिया दूसरे कॉन्टिनेंट पर अटैक कर सकता है। दूसरा कॉन्टिनेंट मतलब अगर रशिया चाहे तो अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकता है इस वाले मिसाइल से। क्या है ये यार्स मिसाइल, ज़रा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हो ये बड़ी सी जो मिसाइल है ना, यही है यार्स मिसाइल, जिसको लेकर अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। अच्छा, चर्चाएं हो क्या रही हैं, क्यों है ये चर्चाओं में? न्यूज़ ये है कि रशिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि हमने सक्सेसफुली यार्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल की सक्सेसफुल तरीके से टेस्टिंग कर ली है। टेस्टिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। एक तो मिसाइल प्लस इसके अंदर में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, प्लस ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब यहाँ पर है रशिया, ये दूसरे कॉन्टिनेंट में, दूसरा कॉन्टिनेंट मतलब शायद अफ्रीका के अंदर भी अटैक कर सकता है, अफ्रीका वाले एरिया को कवर कर सकता है, मिडिल ईस्ट में, यहाँ पर ये सब कॉन्टिनेंट्स ही तो हैं अलग अलग। ठीक है, तो रशिया के इस मिसाइल की रेंज इतनी ज़्यादा है कि ये यूके या यूएस, ठीक है, चाहे वो ब्रिटेन को या फिर कह सकते हो अमेरिका को भी हिट कर सकता है। पूरे पोर्शन को नहीं, थोड़े बहुत पोर्शन को तो हिट कर ही सकता है। इतनी बड़ी रेंज दोस्तों इस मिसाइल की है। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा ह्यूज साइज का एक ह्यूमंगस आपको इसका बॉडी देखने को मिलेगा। ये कुछ फोटोज़ यहाँ पे नजर आएंगे, एक फ़ोटो ये है, एक फ़ोटो ये है इसी यार्स मिसाइल की। चलिए अभी बात करते हैं इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो ये जो यार्स है इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं, RS-24 एंड SS-29 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रशिया के थ्रू बनाई गई एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जिसके अंदर में बहुत सारी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं। न्यूक्लियर कह सकते हो अटैक ये कर सकती है। फीचर्स की बात करेंगे, 3 स्टेजेस हैं इस मिसाइल के अंदर में। इसका एक कह सकते हो ये जो यार्स है ये मॉडिफाइड वर्जन है। स्पेशली इससे पहले एक और मिसाइल थी रशिया के पास में, टोपोल M मिसाइल सिस्टम, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये जो मिसाइल है इसको आप मोबाइल लॉन्चर के तौर पर देख सकते हो, यानी इधर से उधर ले जाकर कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो। इसकी रेंज 10,500 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज आपको देखने को मिल जाती है, और इसकी रेंज आगे और ज़्यादा बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर आपने एक वर्ड यूज़ किया था, ये जो मिसाइल है ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसका मतलब क्या होता है? आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मिसाइल्स कौन सी होती हैं? ध्यान रखिएगा, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर अटैक कर सकें। ठीक है, स्पेशली पूरे द्वीप पर, पूरे दूसरे महाद्वीप पर अटैक कर सके। तो ये जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसमें ना कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट करके यहाँ पर एक बॉडी है, इनके अकॉर्डिंग कहना यह है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वही मिसाइल होगी जिस मिसाइल की रेंज लगभग 5,500 किलोमीटर के आसपास होगी। ठीक है, उसकी रेंज अगर 7,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर के आसपास, यानी इतनी रेंज की मिसाइल है, तो वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाएगी। ठीक है, और ये मिसाइल्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, बहुत ही फास्टर होती हैं। और हमारे पास में अग्नि 5 नाम की मिसाइल है, ये भी एक कह सकते हो इंडियन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। ठीक है, इस वजह से ये भी इस क्राइटेरिया को पूरा करती है, तो हमारे पास में भी ऐसी एक पर्टिकुलर मिसाइल प्रेजेंट है। क्लियर? चलिए एक और टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बात है बेल्जियम की। कल मैंने बोला भी था बेल्जियम को भाई अच्छे से न्यूज़ में देख लेना, अच्छे से मैप में देख लेना। कई सारे लोगों ने मैप में देखने के बाद में उसका लोकेशन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है। तो बेल्जियम दोस्तों अगर आप देखोगे तो दुनिया में एक ऐसा देश बन चुका है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में एक ऐसा देश बन चुका है जिसने इकोसाइड को एज अ क्राइम बोला है, या इकोसाइड को एज अ क्राइम अब ये ट्रीट करेंगे। तो आखिरकार ये जो टर्म है इकोसाइड, ये चर्चाओं में है, ये है क्या, जो कि एक अपराध के तौर पर देखी जाएगी। बेल्जियम ऐसा पहला देश बना जिसने इकोसाइड को एक नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम माना। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। क्या होता है इकोसाइड? इकोसाइड मतलब होता है
आप अपने इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हो, इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, इकोसिस्टम को बर्बाद करना ही इकोसाइड कहलाता है। अब जो इकोसिस्टम है बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ों की, स्पेशली यहाँ पर वेजिटेशन की। तो ह्यूमंस जो यहाँ पर उसको बर्बाद कर रहे हैं वही इकोसाइड कहलाएगा। अब इकोसाइड के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जो वियतनाम का वॉर हुआ उस दौरान कई सारे पेड़ों की कटाई की गई, वो इकोसाइड है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, बहुत सारी बमबारी की हैं, लगातार यहाँ पर एमिशंस हुए हैं, एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है, वो यहाँ पर इकोसाइड हुआ। इंडोनेशिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन किया गया, अमेजन जंगल यहाँ पर काटे जा रहे हैं। नाइजर डेल्टा के अंदर में एक बार ऑयल पोल्यूशन फैला, तेल फैल गया था पूरी तरह से। चेरनोबिल डिजास्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर यूक्रेन का। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों, ये सब बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिनका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे पृथ्वी की एनवायरमेंट के ऊपर पड़ा। तो ये सब क्या है, ये एज अ इकोसाइड देखा जाता है। ठीक है, तो इकोसाइड के एग्जाम्पल्स आपको दिखाए गए, यानी अचानक से एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचना हमारे इकोसिस्टम का, इसको बोलेंगे इकोसाइड। ठीक है, प्लस यहाँ पर आज के समय पर कोई भी ऐसा देश नहीं है, या आप देख पाओगे कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो इकोसाइड को रोक सके। कोई ऐसा लॉ ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी आता है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये इकोसाइड है ये टर्म आया कैसे। इस पूरे टर्म को पॉपुलर किया था ओलोफ पाल्मे ने। ठीक है, जब इस व्यक्ति ने यहाँ पर अमेरिका को पूरी तरह से एक्यूज किया, अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाए इकोसाइड के, स्पेशली 1972 के यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान, तभी यहाँ पर ये जो वर्ड है इकोसाइड वो चर्चाओं में आया। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बेल्जियम यहाँ पर पहला यूरोपियन कॉन्टिनेंट बन चुका है, यूरोपियन कंट्री बन चुका है जो कि यहाँ पर इकोसाइड को एज अ नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम के तौर पर देख रहा है। चलिए आगे आते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। आज हमारे अखबार में 2 एडिटोरियल्स प्रेजेंट हैं, दोनों के दोनों हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एडिटोरियल देखोगे तो वो एक्सप्लेनर सेक्शन पर है। सिमिलरली कल भी हमारे न्यूज़पेपर में टॉपिक आया था, तो मैंने कल जानबूझकर डिस्कस नहीं किया दोस्तों। कई टॉपिक्स को मैं जानबूझकर जो है उस दिन डिस्कस नहीं करता। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उस आर्टिकल को समझने के लिए। मैं आपको पढ़कर या ऊपर से पढ़ा कर चला जाऊँ, ये मैं खुद नहीं चाहता। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो मैं उसमें नहीं चाहता कि आपको प्रॉपर नोट्स ना दूं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये वैसे कल अखबार में छपा था, आज भी हमारे एक्सप्लेनर सेक्शन पर है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और अच्छे से पढ़ने के लिए प्रॉपर डेटा चाहिए होता है। तो ये डेटा जिसको आप लिख सको, नोट्स बना सको, चीज़ों को समझ सको, वो ज़रूरी है। तो ऐसे हड़बड़ी में काम करने से अच्छा है आराम से करो कुछ आर्टिकल्स में, लेकिन आपको एक इनफ डेटा मिलना चाहिए। समझ गए? तो इस वजह से ये आर्टिकल मैंने स्किप कर दिया था, बट आज हम कवर कर रहे हैं। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत पुराना केस, लगभग 1998 का एक केस है, उसका जजमेंट बदल दिया। 1998 का एक केस है JMM ब्राइबरी केस, इसके जजमेंट को पूरी तरह से बदल दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो यहाँ पर MPs और MLAs को एक इम्यूनिटी मिलती है, एक प्रोटेक्शन मिलती है, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। और वो प्रोटेक्शन क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। और उससे पहले एक बात और जानो दोस्तों, यह मैटर इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जज ने मिलकर यहाँ पर इस पूरे केस की सुनवाई की है। तो 7 जज की बेंच बैठी थी इस पूरे डिस्कशन को देखने के लिए। ये आप देख पाओगे पीछे, ये सारे के सारे 7 जज इस बेंच में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो 7 जज की जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने बोला जो हमारे जैसे देखोगे सेंट्रल लेवल पर क्या है, हमारे पास में पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट में हमारे पास में राज्यसभा है, लोकसभा है। अब राज्यसभा लोकसभा में या पार्लियामेंट में जो मेंबर्स है वो कौन से मेंबर्स, वो क्या कहलाते हैं? MPs कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि MLA, है ना। तो भैया जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी MPs और MLAs की बात हो रही है। MPs और MLAs कभी भी घूसखोरी नहीं कर सकते, पैसे लेकर दूसरे पार्टी के पक्ष में बात नहीं कर सकते। ये बेसिकली यहाँ पर इस जजमेंट का कहना है। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए और ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। सपोज हमारे पास में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है। अब ये हो गई पार्टी नंबर X, मान लो एक पार्टी का नाम X है और एक पार्टी का नाम Y है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इस पार्टी के एक मेंबर हैं, ठीक है, और इस पार्टी के लीडर हैं। मान लो यहाँ पर वोटिंग होनी है किसी चीज़ को लेकर, तो इस लीडर ने बोला अपने मेंबर से कि भैया आप मुझे वोटिंग करना। बट क्या हुआ, जब वोटिंग का समय आया तो इस मेंबर ने
इस वाली पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को वोट कर दिया। क्यों? क्योंकि वाई वाली पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने इसको पैसे दे दिए थे, घूस खिला दिया था। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, इस एमपी ने क्या किया, घूस खाकर यहाँ पर इसको वोट दे दिया। अब ये वोट दे सकता है अपनी मर्जी से, बट ये घूस नहीं खा सकता, ये ब्राइबरी नहीं कर सकता, ठीक है, पैसे लेकर ये काम नहीं कर सकता। तो यही यहाँ पर 1998 में जो केस हुआ था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर इसको राजी कर दिया था। ठीक है भाई, इसके पास में पावर है, हमारा संविधान पावर देता है, एमपीज को पावर देता है संविधान, एमएलए को पावर देता है, वो यहाँ पर घूस खाएं, कुछ भी करें, आप उनकी आवाज को नहीं दबा सकते, उनको बोलने का अधिकार है। तो इसी 1998 को इसको दोस्तों पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्यूनिटी दी गई थी, ये प्रोटेक्शन दिया गया था कि भाई आप घूस लेने के बाद भी यहाँ पर सारे काम कर सकते हो, क्वेश्चनिंग कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, वो हम खत्म कर रहे हैं, ये वाली पावर आपसे हटा रहे हैं, ऐसी कोई इम्यूनिटी आपको नहीं दी जाएगी। ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर में निकल कर आई। आई होप अब आपको एक बढ़िया क्लैरिटी मिल चुकी है, अब समझने में आपको मजा आएगा ज़्यादा। अब अगर आप देखोगे, जो हमारे पास में एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलएज है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके पास में कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं जिसको बोलते हैं प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज़। ये आप अपना जब पॉलिटी पढ़ोगे ना तो उसमें जानने को मिलेगा। अब चलो जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यही बताता हूँ। प्रिविलेजेस क्या हैं? कुछ स्पेशल राइट्स, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस जो कि यहाँ पर इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और इन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को दी गई हैं, ठीक है। ये पावर इसलिए दी गई थी ताकि ये खुलकर अपने पक्ष को रख सकें, खुलकर यहाँ पर बात कर सकें, इनके ऊपर किसी का कोई दबाव ना हो, इसलिए दोस्तों इनको एक प्रोटेक्शन दिया गया था। बट ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ पर आप पैसे लेके काम करो, ऐसा नहीं बोला गया था। अब ये पावर्स हैं क्या और कहाँ पर लिखी हुई हैं? तो दोस्तों हमारे संविधान के अगर आप प्रावधान देखोगे तो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, तो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 कॉन्स्टिट्यूशन के देखने आपने। दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 105 है, ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट के मेंबर्स को पावर देता है। और जो आर्टिकल 194 है, ये हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर देता है। क्लियर? अब जो ये पावर्स इसमें है क्या, इस पावर में मेंशन कर रखा है कि भैया कि जो भी यहाँ पर एमपीज हैं या एमएलएज हैं, ठीक है, इनके पास में कुछ इम्यूनिटीज़ हैं, कुछ भी करें इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। कुछ इस तरीके की यहाँ पर प्रिविलेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला पावर क्या है, एमपी को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाता है, खुलकर बोलने का हक, अपने पक्ष को यहाँ पर रखना, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खुलकर बोल सकते हैं, कुछ भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं अपनी साइड से, कोई भी कोर्ट यहाँ पर बीच में नहीं आएगा, कोई भी इस व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं होगी, ठीक है। या कोई भी रिपोर्ट ला सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, पेपर, वोट्स, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी इनके ऊपर रोक टोक नहीं है। और ऐसे ही सेम प्रोविजंस एमएलएस को दिए गए हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आप बोलो ठीक है, ये पावर तो आपको फंडामेंटल राइट्स के तहत भी मिलती हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट हर एक सिटीजन को मिली है, और ये वाला जो राइट है ये केवल इन एमपीज और एमएलएस को मिला है। ये पावर्स इनके पास में केवल पार्लियामेंट के अंदर हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जैसे ही बाहर आएंगे पावर हट जाती हैं। जब सेशन में है तभी तक ये पावर रहेंगी, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों बात यह है कि अब ऐसा भी ना हो कि भाई आप पैसे लेके काम कर रहे हो, पैसा लेके वोट दे रहे हो, ये ब्राइबरी वाला मैटर नहीं चलेगा। आपके पास में पावर्स हैं, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, ठीक है, कोई एक्शन आपके खिलाफ नहीं लेगा, लेकिन आप ये ब्राइबरी लेकर काम नहीं करोगे। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई? तो वो चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर दिया कि भाई अगर आप ये घूस लेओगे तो कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। और ये पूरा मैटर था क्या, ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों ये केस था 1998 का, पीवी नरसिम्हा राव केस के नाम से हम इस केस को जानते हैं, ठीक है। तो होता यहाँ पर यह है कि इस केस के दौरान यहाँ पर जो कोर्ट था, उन्होंने 3:2 की मेजोरिटी से क्या किया, ये इम्यूनिटी, यानी कि उस समय पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नरसिम्हा राव जी के साथ में यही हुआ था। 1993 में जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी, इनके खिलाफ में एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। अब उसके अलावा नॉन कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, तो वो मोशन लेकर आया गया 1998 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हो 3-2 के बहुमत से यहाँ पर इस फैसला को सुनाया। और इसी फैसले के अंदर में दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बोला गया था कि जो एमएलएज एमपीज इनके पास में पावर, क्योंकि दोस्तों ये जो 1993 में प्रस्ताव लाया गया था ना पीवी नरसिम्हा सरकार के खिलाफ में,
इस प्रस्ताव को अगर आप देखोगे तो प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के लिए कुछ सांसदों को रिश्वत देने का आरोप लगा उनके ऊपर में। ठीक है, रिश्वत का काम यहाँ पे चला, ब्राइबरी का काम चला। सुप्रीम कोर्ट ने केस देखा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, पावर्स उनके पास में, इम्यूनिटी मिली है। बट वही केस यहाँ पर दोबारा आता है चर्चाओं में एक दूसरे केस के माध्यम से, जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की लीडर हैं शिबू सोरेन। इनके माध्यम से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। ये जाती हैं अपने मामले को खारिज करवाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचती हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के पास में ये केस दोबारा पहुँचा और अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 1998 का जो ये पूरा जजमेंट आया था इस मामले को पलट दिया। बोला ठीक है, पावर्स तो हैं, लेकिन आप रिश्वतखोरी नहीं करोगे। रिश्वतखोरी करोगे तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, तब तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर, पूरा का पूरा डिस्कशन आज के समय पर हमको देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ चीज़ें बोली हैं, जैसे यहाँ पर बोला कि अगर आप यहाँ पर ये घूसखोरी करते भी हो तो ये किसी लॉ मेकर हो, कि पार्लियामेंट क्या कर रहा है भाई, कानून बनाने का काम कर रहा है, लॉ मेकर्स ही तो बैठे हैं। क्या यहाँ पर उनका जो ड्यूटी है, उनके जो कर्तव्य है, उसमें ये घूसखोरी करना सही है? तो अगर आप घूसखोरी कर रहे हो या ब्राइब को एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये अपने आप में एक सेपरेट क्राइम है, इसको हम बिल्कुल भी छूट नहीं दे सकते। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। बहुत समय से चर्चाओं में था, बहुत समय से क्या, परसों यहाँ पर जजमेंट आया जिसको लेकर कल आर्टिकल छपा, आज हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया विद प्रॉपर डिटेल्स। चलिए आते हैं एक और टॉपिक पर। यह भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है, क्या भारत फाइनली न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज 2 में एंटर कर रहा है या एंटर कर चुका है? इसको लेकर द हिंदू में एक्सप्लेन सेक्शन पर यह टॉपिक पब्लिश हुआ है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियर जब हम लोग बात करते हैं ना, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम में 3 स्टेजेस होती हैं। तो स्टेज 2 में क्या इंडिया एंटर कर रहा है, उसको लेकर चर्चाएं की गई हैं। क्या होती है स्टेज 2, ये भी मैं आपको आज समझाऊंगा। हुआ क्या, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में कुछ चर्चाएं की थी, है ना। इंडिया के खुद का बनाया हुआ 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है अभी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है एक न्यूक्लियर प्लांट के अंदर में, स्पेशली चेन्नई के अंदर कलपक्कम में, जिस वजह से यहाँ पर चर्चाएं हुई क्या भारत सेकेंड स्टेज में एंटर कर रहा है। अब सेकेंड स्टेज को समझने से पहले आपको जानना होगा, मैं आपको तीनों स्टेजेस बताऊंगा। इंडिया की दोस्तों 3 अलग अलग स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम्स आपको नजर आती हैं। ठीक है, अब ये जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये है क्या? अब आपको पता है यार, न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं? न्यूक्लियर एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, इससे हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, है ना। वैसे कोयले को जलाकर भी बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। बट न्यूक्लियर एनर्जी में हम यूरेनियम या थोरियम जैसे प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यूरेनियम, छोटा पीस यूरेनियम टन्स ऑफ टन्स कोयले के बराबर को टक्कर देता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो बात यह है कि इंडिया के पास में थोरियम बहुत सारा है। अगर आप देखोगे पूरे दुनिया में जो थोरियम प्रेजेंट है दोस्तों, उसका 25% थोरियम जो है वो भारत के पास में है। लेकिन जब बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम हमारे पास में इतना नहीं है। दुनिया में जितना यूरेनियम प्रेजेंट है उसका केवल 2% यूरेनियम हमारे पास में है। तो यूरेनियम कम है हमारे पास में, बट थोरियम ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, दोनों से ही न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। तो थोरियम का हम उपयोग ज़्यादा करें क्योंकि भारत में ज़्यादा प्रेजेंट है, इंडिया अपने पैरों पर खड़ा हो सके, सेल्फ रिलायंट बन सके, इसलिए हम स्टेज 2 के ऊपर स्पेशल फोकस कर रहे हैं। बट स्टेज 2 को जानने से पहले हमें इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज 1 को जानना होगा। ये स्टेज 1 क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर यूज़ होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, बड़े बड़े रिएक्टर्स आपने देखे होंगे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते वक्त। तो ये जो रिएक्टर्स हैं इनका हम अपने पहले फेज में इस्तेमाल करते हैं। अब इस रिएक्टर में हम क्या करते हैं, ये एनर्जी को डेवलप करते हैं और एनर्जी बनाते हुए हमको क्या मिलता है इसमें से, इस रिएक्टर में से हमको मिलता है प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। ये बेसिकली यहाँ पर बाय प्रोडक्ट मिला। ये एनर्जी दोस्तों हमको यहाँ पर मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या क्या है, मतलब कैसे काम करता है। तो जो हमारा ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है ना दोस्तों, इस रिएक्टर में हम यूरेनियम डालेंगे, ये उस नेचुरल यूरेनियम को जलाता है जिसमें यूरेनियम 238 प्रेजेंट है। इसको जलाने के बाद में हमको क्या होकर, ये जो यूरेनियम 238 है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्लूटोनियम 239 में, तो हमको प्लूटोनियम मिलता है, ध्यान रखना। तो प्लूटोनियम एक एनर्जी हमको मिल जाती है स्टेज 1 में से। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखिएगा एक बात और, कि जो ये हैवी वाटर यूसेज है, यानी कि इस प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के अंदर में हैवी वाटर और ड्यूटेरियम ऑक्साइड इनका भी यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट। ठीक है, ठंडा करने के लिए, या एज अ मॉडरेटर यहाँ पर यूज़ किया जाता है हैवी वाटर या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का।
तो ध्यान रखना, पहले स्टेज में जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, इसमें हमने यूरेनियम को जलाया, जिससे हमको क्या मिलता है, प्लूटोनियम मिलता है। बाय प्रोडक्ट क्या मिला, प्लूटोनियम मिला। चलिए अब बात करते हैं हम अपने इस न्यूक्लियर स्टेज की सेकंड नंबर पर, जिसकी अभी बात हो रही है। क्या भारत सेकंड स्टेज पर आ चुका है, यानी पहली स्टेज पर है तो सेकंड स्टेज पर आ चुके हैं, यानी ज़रा इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशंस हो रहे हैं। तो सेकंड स्टेज में दोस्तों रिएक्टर जो इस्तेमाल होता है, जो प्लांट में हम रिएक्टर लगाते हैं, वो ये वाला रिएक्टर है, इसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। पहली स्टेज में कौन सा रिएक्टर था, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बट सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ठीक है, अब ये रिएक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, तो दोस्तों ये वाला जो रिएक्टर है ना, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, हमें क्या मिला, ध्यान से सुनना, जो हमने पहली स्टेज में हमें क्या मिला था, पहली स्टेज में सारा प्रोसेस करने के बाद में हमें मिला प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239। अब क्या होगा, उस प्लूटोनियम 239 को उठाकर हम सेकंड स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसमें हम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, और जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसमें प्लूटोनियम 239 भी होता है, जो हमने ऊपर वाले स्टेज से गेन किया था। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो उस वाले फ्यूल का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें हम थोरियम का भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब हमारे पास में प्लूटोनियम 239 स्टॉक में है, तो हम थोरियम को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्टर के अंदर में एज अ ब्लैंकेट मटेरियल। फिर आता है स्टेज नंबर 3, ये हमारी तीसरी स्टेज आती है न्यूक्लियर प्रोग्राम की। अब तीसरी स्टेज में जो रिएक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद थोरियम वाला रिएक्टर है। पहली स्टेज में हमने रिएक्टर इस्तेमाल करा प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरी वाली स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तीसरे में थोरियम बेस्ड रिएक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्टर कहलाते हैं। इसमें हम यूरेनियम 233 और थोरियम 232 का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अभी आपको समझाऊंगा मैं, अभी थोरियम क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, यूरेनियम क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये थोरियम बेस्ड वाला जो रिएक्टर है, इसके अपना आप में फीचर्स क्या, जरा ये जानो। फीचर नंबर 1, रिफ्यूलिंग। ये वाला जो रिएक्टर है दोस्तों, इसको हम थर्मल ब्रीडर रिएक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये नेचुरली यहाँ पर इसमें हम रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे फ्यूल की, तो इस रिएक्टर में जो फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है वो है थोरियम 232। ठीक है, जो कि कन्वर्ट होता है यूरेनियम 233 में एनर्जी को प्रोवाइड करवाने के लिए। तो स्पेशली थोरियम से एनर्जी को जनरेट किया जाता है इस वाले रिएक्टर में। अब ये वाला रिएक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इंडिया में थोरियम के भंडार ज़्यादा हैं। थोरियम की जो अवेलेबिलिटी है दोस्तों, ये इंडिया को एक बहुत बड़ा रास्ता दिखा सकती है, क्योंकि भारत यूरेनियम को अभी भी मंगाएगा अलग अलग देशों से, क्योंकि यूरेनियम कम है। तो उससे न्यूक्लियर एनर्जी अगर जनरेट करेंगे तो दुनिया भर की कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी बढ़ेगी। बट थोरियम भारत में अच्छा खासा प्रेजेंट है, तो हम अगर थोरियम वाले रिएक्टर्स लगाएंगे तो इससे सेल्फ सस्टेनिंग पावर बढ़ेगी, खुद अपने पैरों पर हम खड़े हो रहे होंगे। यहीं पर एक चीज़ और ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी जो है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इस IAEA का कहना है भाई थोरियम के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू द यूरेनियम। थोरियम नेचर में यूरेनियम से 4 गुना ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे पृथ्वी में, तो थोरियम की संख्या भी ज़्यादा है। उसके अलावा थोरियम जो फ्यूल है दोस्तों, इससे जो वेस्ट, हार्मफुल वेस्ट, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेस्ट होता है, बहुत खतरनाक होता है, कैंसर हो सकता है, तो इससे जो कूड़ा जनरेट होता है थोरियम से, वो कम जनरेट होता है, कम खतरनाक होता है, कम हार्मफुल होता है। जबकि यूरेनियम वाला वेस्ट ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसमें ज़्यादा न्यूक्लियर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। समझ गए, बात क्लियर हो गई। अब ये यूरेनियम थोरियम एग्जैक्टली है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ताकत होती है। कहने का मतलब है, अगर हम यूरेनियम का एग्जाम्पल लें तो यूरेनियम आपने एक छोटा सा, यानी कि आपका फिंगर टिप के बराबर है, फिंगर टिप यानी कि 1 इंच। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप देख पाओगे, है ना, तो 1 इंच के बराबर यहाँ पर ये छोटा सा देख पाओगे यूरेनियम का टुकड़ा है। लेकिन इस छोटे से यूरेनियम टुकड़े में पता है कितनी जान है। ये छोटे से यूरेनियम के टुकड़े अगर आप जला दोगे तो समझो इसको जलाने से इतनी पावर मिलेगी जितना 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस को जलाने से मिलेगी, या इतने छोटे से टुकड़े को जलाने से इतनी पावर मिलेगी जितना आप 150 ड्रम तेल जला दोगे तब मिलेगी, या इतने छोटे से टुकड़े को जलाने से इतनी पावर मिल सकती है हमें जितना 1 टन कोयला जलाने से मिलेगी। तो आप इमेजिन करो कितनी पावर होती है यूरेनियम या थोरियम में। ठीक है, ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई। तो स्टेज 2 की हम बात कर रहे हैं। हमारे देश का जो ये 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये शुरू होता है PFBR से, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, यानी सेकंड स्टेज से।
जहाँ पर हम पहले स्टेज से जो मिला हुआ प्लूटोनियम है उसका यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब इंडिया में न्यूक्लियर पावर को लेकर ऑलरेडी स्थिति क्या है, ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की, तो न्यूक्लियर पावर भारत में 5वां सबसे बड़ा सोर्स है। सबसे पहला गैस से पावर मिलती है इंडिया में, कोयले से पावर मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, विंड से, फिर उन सब के बाद में आता है 5वें नंबर पर न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर 5वां सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है भारत में। यहाँ से भी बहुत सारा बिजली का उत्पादन होता है। कैपेसिटी की बात करेंगे तो न्यूक्लियर पावर से लगभग इंडिया में 7,380 मेगावाट तक का बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये इंस्टॉल कैपेसिटी है, ठीक है। और इंडिया के पास में टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि अलग अलग 8 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में फैले हुए हैं। तो नवंबर 2020 तक का दोस्तों ये डेटा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इंडिया में, जैसे मैंने बोला, 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं। इनमें से जो मेजर वाले बड़े वाले हैं तो आप देख पाओगे इसमें है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में है, फिर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में है, कायगा जनरेशन स्टेशन कर्नाटका में है, कोदानकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन तमिलनाडु में है, नरूरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में है, ठीक है। और इन 18 रिएक्टर्स में से इन ये जो रिएक्टर्स है, जो हमारे पास में अलग अलग रिएक्टर्स हैं, 12 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, इनमें से 18 रिएक्टर कौन से हैं? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर वाले, अभी जिसके बारे में हमने समझा था। बाकी 4 हमारे लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई दोस्तों। बाकी इंडिया के इस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम से संबंधित 4 अलग अलग हमारे पास में स्टैटिक डेटा है, ज़रा ये भी पता होना चाहिए। पहला, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है दोस्तों, इसको तैयार किया गया था 1948 में होमी जा भाभा के लीडरशिप के अंडर में। यही से शुरुआत होती है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। फिर एटॉमिक एनर्जी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे किया गया? 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है। एक प्रकार का यहाँ पर इसको फाउंड किया जाता है। बाद में यही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना गया। न्यूक्लियर पावर की बात करेंगे तो भारत, अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कौन सा था? भारत में जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था वो 1969 में शुरू हुआ था, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। यहीं से हमारे न्यूक्लियर पावर जनरेशन की शुरुआत होती है, ठीक है। अब बात आती है वेपन की, तो दोस्तों इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की बात करेंगे तो दुनिया में शांतिपूर्वक एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था पोखरान में 1974 में, ठीक है। फिर बाद में 1998 में, जिसके तहत यहाँ पे पता चला कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। अब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हमने जो कि डिस्कस किया है। आप देखोगे यूपीएससी ने 2012 में यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा हुआ है। प्रश्न क्या है? जो बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड्स हैं, इसको पूरा करने के लिए कहना यह है कि जो इंडिया है इसको थोरियम के ऊपर और ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि थोरियम क्या है? एक फ्यूचर फ्यूल है न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है कि थोरियम के पास में थोरियम को लेकर क्या ज़्यादा एडवांटेजेस हैं यूरेनियम से। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या थोरियम ज़्यादा प्रेजेंट है यूरेनियम के कंपैरिजन में? सही बात है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। दूसरा, अगर आप पर यूनिट मास ऑफ मिनरल माइंड मिनरल के हिसाब से देखोगे तो थोरियम जो है वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा नेचुरल यूरेनियम के मामले में। अभी बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने डिस्कस किया था। थोरियम जो है ये कम हार्मफुल वेस्ट जनरेट करेगा कंपेयर टू यूरेनियम, ये भी सही बात है। अभी हमने तीनों ही पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर एक बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया 2009 में कि बताओ इन चारों देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं यूरेनियम के? तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स के अलावा देख पाओगे तो यूपीएससी ने मेंस में 3 प्रश्न पूछे हुए हैं। 2013 में एक प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। 2017 में एक प्रश्न पूछा हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित। फिर 2018 में भी यहाँ पर इस प्रोग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चाहो तो आप इनमें से तीनों में से कोई से भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन नहीं लाया हूँ आज मेंस का, बट इनमें से आप चाहो तो अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन था कि भैया राज्यसभा और लोकसभा के पास में कौन सी चीज़ को लेकर इक्वल पावर्स हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अंदर संशोधन करना, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इक्वल पावर्स दोनों के पास में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।